विक्रांत को अपने सामने खड़ा देख निहारिका की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था। कल रात की सारी बातें उसके सर में गोल गोल घूमने लगी थी। लेकिन तभी विक्रांत अपने फोन में कुछ पढ़ते हुए सीधा अपने केबिन की तरफ मुड़ गया और निहारिका अपने मन ही मन ये सोचने लगी कि उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती थी। भगवान जी ने आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों किया? काव्या की बात मानकर वो विक्रांत से मिलने क्यों ही चली गई थी? इन्हीं सारी बातों के स्ट्रेस और शॉक की वजह से निहारिका को जोर से चक्कर आ गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी रोशनी उसे पकड़ते हुए चिल्लाई, निहारिका! और ये आवाज सुनकर विक्रांत का ध्यान फोन से हटकर निहारिका की तरफ मुड़ गया। वो उसे यहाँ अपने सामने देखकर एकदम शॉक्ड रह गया था। जिस लड़की ने कल रात उसे रेस्टोरेंट और बुटीक में सबके सामने इतना एम्बैरेस किया था, वो आज यहाँ आखिर उसके ऑफिस में खड़ी क्या कर रही थी? तब तक निहारिका ने खुद को संभाल कर नजरें नीचे कर ली थी, लेकिन विक्रांत अब भी उसे ऊपर से नीचे तक देखकर घूरे जा रहा था, क्योंकि आज वो कल से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने ना तो कोई लाउड मेकअप किया हुआ था और ना ही भड़कीले कपड़े पहने हुए थे। एक सिंपल सलवार सूट और काजल पहने निहारिका में आज मासूमियत झलक रही थी। धीरे धीरे विक्रांत उसकी तरफ आने लगा और उसे अपनी ओर आता देख निहारिका के हाथ पैर और भी ठंडे पड़ गए और अचानक से फाइल उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। विक्रांत ने रुककर फाइल उठाई और नाम पढ़ते हुए बोला, निहारिका मिश्रा या काव्या सिंह। विक्रांत की गंभीर आवाज में अपना नाम सुनते ही निहारिका सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी। उसकी आंखों के आगे अलग अलग ख्यालों के मंजर छाने लगे थे। वो ये सोचने लगी थी कि जिन गार्ड्स ने सल्यूट करके आज सुबह ही उसे अंदर आने दिया था, वो शायद अब उसे बाहर फेंक देंगे दिल्ली की सड़कों पर, जहाँ से वापस उसे अपने पापा के पास जाना पड़ेगा। और शायद इसी घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे वो बोलने लगी, हाँ सर, मेरा नाम निहारिका है। मुझे आप यहाँ नहीं, ऐसे मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी का। आप मुझे नहीं निकाल, नहीं मतलब आप मुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते। विक्रांत खड़े खड़े बस उसे देख रहा था, मानो उसकी घबराहट देखकर विक्रांत को अजीब सा सुकून मिल रहा हो। अब वो आगे क्या करने वाला था? तभी विक्रांत ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, किसने बोला कि मैं तुम्हें जॉब से निकालने वाला हूँ? उसमें क्या मजा आएगा? तुम चली गई तो यहाँ मेरा एंटरटेनमेंट कौन करेगा? ये सुनते ही निहारिका की पूरी बॉडी में एक कपकपी सी दौड़ गई। एंटरटेनमेंट? इसका क्या मतलब था? तभी विक्रांत ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अगले 5 मिनट में मुझे मेरे केबिन में आकर मिलो, और वहां से चला गया। लेकिन निहारिका के कान में अब भी एंटरटेनमेंट और केबिन शब्द गूंज रहे थे। आखिर विक्रांत उसके साथ केबिन में क्या करने वाला था? क्या वो उसे जलील करने वाला था? 5 मिनट बाद जब निहारिका केबिन के अंदर आई तो विक्रांत अपनी चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था। उसने पढ़ते पढ़ते ही निहारिका को ऑर्डर किया, डोर बंद कर दो। निहारिका के कुछ ना करने पर उसने फिर जोर से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा डोर बंद करो। ना चाहते हुए भी निहारिका ने दरवाजा बंद कर दिया। सहमी हुई निहारिका जब वापस विक्रांत की तरफ मुड़ी तो वो गले की टाई ढीली कर रहा था। उसके बाद उसने आराम से अपनी शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन खोला और चेयर में पीछे टेक लगाकर निहारिका को एक टक घूरने लगा। कमरे की खामोशी निहारिका के खौफ को और भी बढ़ाए जा रहे थे। तभी विक्रांत ने उससे सवाल किया, काव्या कौन है? ये सुनते ही निहारिका का गला सूखने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि काव्या कौन है। अगर वो सच बोलती है तो काव्या फंस जाएगी, और अगर उसने झूठ बोला तो विक्रांत उसे छोड़ेगा नहीं। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी विक्रांत ने डांट कर कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं पड़ा है, इधर आओ मेरी चेयर के पास। निहारिका अब क्या करती क्या न करती। निहारिका ने अपने जमे हुए कदमों को बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाया और विक्रांत की चेयर के पास आकर खड़ी हो गई। निहारिका के पास आकर खड़े होते ही विक्रांत अपनी चेयर से उठकर उसकी ओर बढ़ा। उसका मुंह निहारिका के एकदम पास था। दोनों के होठों के बीच सुई भर का फासला भी नहीं था। निहारिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो ये सोचने लगी कि क्या विक्रांत मुझे किस करने वाला है? और इससे बचने के लिए उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि विक्रांत आगे बढ़ गया था। उसने पीछे मुड़कर निहारिका से कहा, मेरी डेस्क के नीचे वाले ड्रॉअर में जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें ले जाकर अपडेट करो। निहारिका ने जल्दी से फाइल्स निकाली और वहां से जाने लगी। तभी विक्रांत ने फिर से उसे रोककर कहा, वैसे मैं ये पता लगा ही लूंगा कि आखिर काव्या है कौन। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। विक्रांत सर,
विक्रांत ने डोर खोलकर देखा तो बाहर सोनिया खड़ी थी। उसे निहारिका का विक्रांत के कैबिन में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विक्रांत एक कॉल करने के बहाने कैबिन से बाहर चला गया और मौका पाते ही सोनिया निहारिका पर बरस पड़ी। तुम्हें ऑफिस ज्वाइन किए 1 दिन भी नहीं हुआ है और तुम सीधे डायरेक्टर सर के कैबिन तक पहुंच गए। डिजाइन टीम की लीडर मैं हूँ और तुम मेरे अंडर काम करती हो। डायरेक्टर सर मेरे बॉस है, तुम्हें उनसे डायरेक्टली मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? निहारिका ने बस अपनी गर्दन हिलाई और चुपचाप कैबिन से बाहर चली गई। वहां से निकलकर निहारिका भागते हुए ऑफिस के बाहर पहुंची और उसने तुरंत काव्या को फोन मिलाकर सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर काव्या दंग रह गई थी। उसका वाला विक्रांत निहारिका का बॉस निकलेगा, ये कोई भी सोच नहीं सकता था। काव्या ने घबराकर निहारिका से कहा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तू बस जाकर उस विक्रांत के पैरों पर गिर जा और माफी मांग ले। अभी कुछ और मत सोच। मेरी मान और इस स्यापे को यहीं खत्म कर दे। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, उससे बेकार में पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। निहारिका को उसकी बात एकदम ठीक लगी और वैसे भी इस वक्त निहारिका के लिए उसकी नौकरी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। निहारिका विक्रांत के कैबिन की ओर जा ही रही थी, तभी उसकी नजर कैबिन की साइड वाली विंडो पर पड़ी और अंदर का नजारा देखकर वो 1 सेकंड के लिए शॉक्ड रह गई। अंदर सोनिया विक्रांत के एकदम नजदीक खड़ी होकर बड़े प्यार से उसकी टाई बांध रही थी। तभी विक्रांत ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे कसकर अपनी ओर खींचा तो सोनिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या कर रहे हो विक्रांत? टाई तो ठीक से बांधने दो। विक्रांत और सोनिया को ऐसी हालत में देखकर निहारिका ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और वहां से निकल गई। अपनी सीट पर काम करते हुए निहारिका यही सोच रही थी कि कंपनी का डायरेक्टर होने के बाद भी विक्रांत ऑफिस में ऐसी हरकतें कैसे कर सकता था। उसे अपनी कंपनी की इमेज या फिर उसके एम्प्लॉयज के डेकोरम की कोई चिंता नहीं थी। ऑफिस काम करने के लिए बनाया गया है। अगर वो ही ऑफिस में ये सब करता फिरेगा तो बाकी लोग क्या ही सीख पाएंगे। ये बड़े शहर की बड़ी बातें निहारिका की समझ से बहुत परे थी। यहाँ के कल्चर और तौर तरीकों में ढल पाना उसके लिए तो नामुमकिन सा था। लंच टाइम के बाद जब निहारिका ने विक्रांत को ऑफिस में आते हुए देखा तो वो तुरंत उठकर उसके पास माफी मांगने चली गई। निहारिका को वापस अपने कैबिन में देख इस बार विक्रांत थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फिर से यहाँ क्यों आई थी। वो अब कौन सा नया नाटक करना चाहती थी। लेकिन तभी निहारिका ने बड़े प्यार से उससे बोला, सर मैं कल रात के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। मेरा मकसद आपको इंसल्ट या परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस अपनी सहेली काव्या की मदद करना चाहती थी। मैंने वो सारा ड्रामा भी बस इसीलिए किया ताकि आप मुझे यानी काव्या को ना पसंद करने लगे और ये रिश्ता जोड़ने से खुद ही मना कर दे। काव्या अभी शादी नहीं करना चाहती है सर, लेकिन उसकी फैमिली बहुत मजबूर है। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन आपके साथ जो हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी सर। आप प्लीज मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं अपने आप को जरूर प्रूव करके दिखाऊंगी। आप जो कहोगे मैं वो सब कर दूंगी। आप जो कहोगे मैं वो करूंगी सर। ये सब बोलते बोलते निहारिका अचानक से रुक गई। वो विक्रांत के चेहरे को देखकर थोड़ी असमंजस में पड़ गई थी। उसकी बातें सुनकर विक्रांत के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन कोई दया भी नहीं थी। बस एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसके साथ उसने निहारिका से पूछा, मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी? निहारिका ने सिर हिलाते हुए कहा, यस यस सर, आप जो काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। विक्रांत ने फिर से उसे वही अजीब सी स्माइल दी और बोला, तो ठीक है, आज रात 11 बजे मुझे पार्किंग लॉट में आकर मिलना, ओके? कैबिन से निकलते ही निहारिका को ये एहसास हो गया था कि विक्रांत को हाँ बोलकर उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। इन सवालों के घेरे में उसका दिमाग खराब हो गया था, लेकिन उसे एक भी जवाब नहीं मिल रहा था। ऑफिस की 4 दीवारी में उसका दम घुटने लगा था, इसीलिए लंच ब्रेक होते ही उसने अपना पर्स उठाया और सीधा ऑफिस से बाहर निकल गई। अनजान सड़क पर चलते हुए निहारिका विक्रांत के बारे में सोच रही थी। समझ नहीं आ रहा कि विक्रांत ने मुझे रात 11 बजे ऐसे अकेले पार्किंग लॉट में क्यों बुलाया है। इतनी रात को उसे क्या काम हो सकता है? लेकिन वो इतना खतरनाक आदमी है, उससे पंगा लेना बेवकूफी होगी। तो क्या उससे डर कर उसकी सारी बातें मान जाऊं? नहीं, मैं उसे अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। ये सब सोचते हुए उसने एक चाय की टपरी से चाय और बिस्कुट खरीदा और वहीं सड़क के किनारे बैठकर दिल्ली की भीड़ को देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क क्रॉस कर रहे एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और घबराहट में निहारिका के हाथों से चाय का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। उसके कांपते हुए होठों से बस एक ही नाम निकला, कार्तिक भैया यहाँ। डर कर निहारिका पास में रखे पानी के ड्रम के पीछे जाकर छुप गई।
उसने वहां से झांक कर देखा तो कार्तिक अपने 2 आदमियों के साथ वहीं सामने खड़ा चाय पी रहा था। निहारिका का दिल अब बहुत जोरों से धड़कने लगा था। किसी भी वक्त कार्तिक उसे देख सकता था और अगर ऐसा हुआ तो वो जानती थी कि कार्तिक उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाएगा। इस खौफनाक मंजर के बारे में सोचकर ही निहारिका कांप उठी। तभी अचानक चाय वाले ने उसे देखकर जोर से चिल्लाया, ओ मैडम जी, आप यहाँ ड्रम के पीछे क्या कर रही हो? मेरे टूटे हुए ग्लास के पैसे कौन देगा? उसकी तेज आवाज सुनकर निहारिका का दिल धक से बैठ गया। अब उसे पकड़े जाने से कोई नहीं बचा सकता था। क्या निहारिका कार्तिक से अपने आप को बचा पाएगी? विक्रांत ने रात के 11 बजे आखिर निहारिका को क्यों बुलाया था? इन दोनों की कहानी आगे किस तरफ जाने वाली थी, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। उसे अपना फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा था। वो जमीन पर मरी हुई सी पड़ी थी। मक्खियां उसकी बॉडी के चारों तरफ भिनभिना रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि कार्तिक अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। तब जाकर उसकी जान में जान आई और चाय वाले भैया को पैसे थमाकर वो वहां से तुरंत भाग निकली। चाय वाले ने जब पैसे देखे तो चौंक कर बोल पड़ा, 5 रुपए के गिलास के बदले 500 का टिप, आज तो कमाल हो गया। सड़कों पर भागती हुई बौखलाई सी निहारिका भी आज हुए करिश्मे के बारे में ही सोच रही थी। फाइनली अपने ऑफिस की बिल्डिंग को देखकर उसे राहत का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसे अपने सामने विक्रांत नाम का खतरा मंडराता हुआ दिखने लगा, लेकिन वो अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, इसीलिए मजबूरन उसने विक्रांत के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रात 11 बजे उससे मिलने का फैसला किया। उस रात सुनसान पार्किंग लॉट में खड़ी निहारिका का दिल टेंशन में जोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठा कॉन्फिडेंस सजाए वहां खड़ी विक्रांत का वेट कर रही थी। तभी अचानक पीछे जोर से हॉर्न की आवाज आई। निहारिका चौंक कर पीछे मुड़ी तो विक्रांत अपनी कार से उसे अजीब नजर से देख रहा था। इससे पहले निहारिका कुछ बोल पाती, विक्रांत ने उससे पूछा, तुम्हें कार चलाने आती है? निहारिका ने कंफ्यूजन और हैरानी में बस सिर हिला दिया। विक्रांत ने तुरंत गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे वार्निंग दी, ये मेरी फेवरेट कार है, इस पर एक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वो कार के पीछे वाली सीट पर जाकर आराम से बैठ गया। पार्किंग लॉट से गाड़ी निकालते हुए निहारिका के मन में एक ही बात आई, थैंक यू चेतन भैया, आपने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया था, नहीं तो आज एक बार फिर से मुझे इस खड़ूस के गुस्से को झेलना पड़ता। गाड़ी अब दिल्ली के एक गरीब से इलाके में आ पहुंची थी। आसपास का नजारा देख निहारिका बस यही सोच रही थी कि विक्रांत जैसा अमीर आदमी आखिर इस जगह क्यों आया है, उसे ऐसी जगह पर आखिर क्या काम हो सकता है। तभी अचानक विक्रांत ने कहा, गाड़ी रोको। निहारिका ने जब बाहर देखा तो वहाँ लोकल नशेड़ियों का एक छोटा सा बार था। बार के अंदर बैठे अधेड़ उम्र के लोग हाथ में शराब की बोतल लिए जोर जोर से बातें कर रहे थे। विक्रांत के बार में घुसते ही उस बार के ओनर ने भाग कर आके उसे सलाम किया और फिर उससे बातें करने लगा। बाहर खड़ी निहारिका ये सब बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत जैसे बड़े आदमी की इस छोटे से बार ओनर से जान पहचान कैसे हो सकती है। क्या विक्रांत के इस फेमस चेहरे के पीछे अतीत की कोई और सच्चाई छिपी हुई है? अचानक निहारिका को किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो सिगरेट पी रहे नशे में धुत 3 आदमी कुछ दूर खड़े उसे अजीब नजरों से ताड़ रहे थे। घबराकर निहारिका तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। तभी उनमें से एक आदमी निहारिका के एकदम करीब से उसे छूते हुए गुजरा। उसने निहारिका के बाजू में बड़े गंदे ढंग से गुटखा थूका और निकल गया। निहारिका के शरीर में उसके चेहरे के भाव देखकर एक सिहरन सी दौड़ गई। उधर बार के ओनर से विक्रांत ने पूछा, बाहर सीसीटीवी लगा है क्या? ओनर ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ साहब, अभी 2 महीने पहले ही लगवाया है। विक्रांत ने पेग एक घूंट में डाउन करते हुए कहा, मुझे कल तक का फुटेज अपने फोन पर चाहिए अभी। कुछ देर बाद उस बार के बाहर खड़ी हुई निहारिका का लाइव फुटेज विक्रांत के मोबाइल फोन पर चल रहा था। हाथों में दारू का गिलास लिए हुए एक शातिर मुस्कान के साथ विक्रांत निहारिका को एक टक देखे जा रहा था। नशे में धुत लोगों को अपने आसपास घूमता देख निहारिका डर से कांप रही थी। तभी उसका फोन बजा और उस पर काव्या का नाम देखकर उसे थोड़ा सुकून सा महसूस हुआ। निहारिका के फोन उठाते ही काव्या ने एक्साइटेड होकर उससे कहा, तू आज अभी जाकर उस विक्रांत के मुंह पर रेजिग्नेशन मार दे, तुझे अब उसके पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। निहारिका ने शॉक्ड होते हुए पूछा, क्या? ये तू क्या बोल रही है? काव्या ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे हाँ, ट्रस्ट मी,
मैंने अपनी कंपनी में तेरे लिए बात कर ली, वहाँ तेरी जॉब पक्की है। तू बस अभी जाकर उस विक्रांत को बोल दे और घर आ जा, हम सेलिब्रेट करेंगे, फाइनली उससे पीछा छूटा। ये खबर सुनते ही निहारिका मन ही मन झूम उठी थी। तभी उसे बुलेट बाइक की धड़धड़ की तेज आवाज सुनाई दी। उसने नजरें घुमाकर देखा तो दूर से 2 लोग बाइक पर सवार उसकी ओर आ रहे थे। अचानक से उसकी सांसें थम गई, क्योंकि उनमें से एक को उसने आज सुबह ही अपने भाई कार्तिक के साथ देखा था। निहारिका ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और अंदर जाकर नीचे छुप गई। लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो वो आदमी अब भी उसी की तरफ आ रहे थे। अब वो समझ गई कि उस आदमी ने निहारिका को देख लिया है। निहारिका ने हड़बड़ी में तुरंत कार की चाबी घुमाई और एक्सीलेटर पर पैर मारा, और डर और घबराहट में स्टीयरिंग व्हील उसके कंट्रोल से बाहर हो गए और गाड़ी सीधा जाकर आगे बाउंड्री वॉल से टकरा गई। इस जोर के धक्के से निहारिका को भी झटका लगा और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। आंखें बंद होने से पहले उसके मन में बस एक ही ख्याल गूंजा, फिर मैं हार गई। निहारिका को जब होश आया तो उसे बहुत दूर से विक्रांत की आवाज सुनाई दे रही थी। निहारिका, निहारिका। तभी उसे अपने ऊपर कुछ पानी के छींटों के गीलेपन का एहसास हुआ और वो तुरंत उठकर बैठ गई। उसने टेंशन में इधर उधर अपने भाई के उस आदमी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। तभी विक्रांत ने उसे पानी देते हुए पूछा, तुम ठीक हो? निहारिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर मेरा सर जोर से भन्ना रहा है। विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बोला, मैंने बोला था ना कि कार पर एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ऐसे पागलों की तरह कार क्यों चला रही थी तुम? क्या हुआ था? निहारिका ने कुछ नहीं बोला, बस अपने आसपास नजर घुमाकर देखने लगी। तभी उसका ध्यान विक्रांत की कार पर गया, जिसका आगे वाला पार्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। निहारिका को यकीन था कि अब विक्रांत उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन सरप्राइजिंगली विक्रांत ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी एक दूसरी कार उनके सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने विक्रांत को सलाम किया। उसने निहारिका को उस कार में बैठने को कहा और दोनों वहां से निकल गए। घर पर निहारिका की हालत देखते ही काव्या का विक्रांत पर गुस्सा फूट पड़ा और वो गुस्से में बोली, जो भी हो जाए, अब तू उस आदमी के लिए आगे से काम नहीं करेगी। वो चाहे जो भी बोले, तू उसके साथ नहीं जाएगी। पता नहीं कैसी कैसी खतरनाक जगहों पर ले जाता है तुझे। उसके चक्कर में तू अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डाल सकती। बस अब बहुत हो गया, और वैसे भी मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। ये विक्रांत का हमारी जिंदगी से कट ऑफ हो जाने में ही तेरी भलाई है। निहारिका भी आज के हादसे के बाद काफी हिल गई थी। उस गंदे से बाहर के बाहर खड़े रहना उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वो घर से भागकर यहाँ दिल्ली काम करने और अपना नाम बनाने आई थी, ना कि इस विक्रांत के वाइल्ड एटीट्यूड को झेलने। उसने अब फैसला कर लिया था। अगली सुबह काव्या भी निहारिका के साथ उसके ऑफिस गई थी और बाहर खड़ी उसे हिम्मत दे रही थी। तू डर मत, बस अंदर जाकर उसे बोल दे कि तू यहाँ अब और काम नहीं करेगी। मैं यहीं बाहर खड़ी तेरा वेट कर रही हूँ। तू जल्दी से बोलकर आजा, फिर हम दोनों साथ मेरे ऑफिस जाएंगे। निहारिका ने कल रात ही रिजाइन करने का मन तो बना लिया था, लेकिन अब यहाँ ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी। ऐसे में काव्या की बातों से उसे काफी हिम्मत मिली और वो सीधा विक्रांत के कैबिन में चली गई। कैबिन में एंटर होते ही निहारिका ने बिना विक्रांत का वेट किए बोलना शुरू कर दिया, विक्रांत सर, बुरा मत मानिएगा, पर मैंने कुछ डिसाइड किया है। तभी विक्रांत ने लैपटॉप से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरी कार की डैमेज की भरपाई कैसे करोगी? मुझे कैश दोगी या फिर सीधा गैराज में पेमेंट करोगी? 8 लाख का कॉस्ट आया है। वैसे तुम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकती हो। निहारिका एकदम से सकपकाते हुए बोली, 8 लाख? सर, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? विक्रांत ने उसके पास आकर कहा, वैसे मेरे पास एक चौथा ऑप्शन भी है, ये पैसे तुमसे लेने का। निहारिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो विक्रांत के होठों पर वही खतरनाक सी स्माइल थी और उसने कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो। निहारिका ने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? विक्रांत ने बोला, तुम्हें 1 महीने के लिए मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनकर काम करना होगा। बात सिंपल है, इस कंपनी की सैलरी पर तुम सालों तक भी मेरे पैसे नहीं चुका पाओगे, लेकिन मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की सैलरी इससे काफी ज्यादा है, जिससे तुम 1 महीने में ये रकम चुका दोगे और फिर तुम आजाद। फिर दे देना वो रेजिग्नेशन लेटर जो तुम आज लेकर आई थी। ये सुनते ही निहारिका एकदम शॉक्ड रह गई। विक्रांत को कैसे पता चला कि वो आज यहाँ ऑफिस रिजाइन करने आई थी? कॉन्ट्रैक्ट साइन करके विक्रांत की पर्सनल सेक्रेटरी बनना उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगी, ये अभी मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन पैसे चुकाने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। और इसीलिए मजबूरी में आकर निहारिका ने बेमन से विक्रांत को हाँ बोल दी।
विक्रांत ने तभी पहले से बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रखा और पेन आगे बढ़ाया। निहारिका ने कांपते हुए हाथों से साइन कर दिया। अब अगले 1 महीने के लिए वो विक्रांत की बन चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निहारिका काव्या के पास आई। विक्रांत के साथ निहारिका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात को सुनकर काव्या बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। वो भड़कते हुए निहारिका से बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई है क्या? तुमने उस विक्रांत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? वो आदमी कितना खतरनाक है तू जानती नहीं है क्या? उसके पास तो लॉयर्स की लाइन खड़ी होगी, तो उसे कभी इससे निकलने नहीं देगा कि तूने क्या कर दिया, क्यों किया? डरी हुई बेबस निहारिका की आंखों से आंसू इस वक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो काव्या से रोते हुए बोली, मेरे पास और कोई चारा नहीं था काव्या। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती? मैं जानती हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैंने खुद अपनी जिंदगी नर्क में झोंक दी है, पर सच में मैं और क्या करती? ये कहते हुए ही निहारिका फूट फूट कर रोने लगी। काव्या ने उसे सहारा देते हुए तुरंत हक कर लिया। समय की मांग के आगे दोनों ही मजबूर थीं। तभी निहारिका के फोन में पिंग हुआ। उसने देखा तो विक्रांत का मैसेज आया हुआ था, मेरे केबिन में आओ अभी। ये मैसेज पढ़कर ही निहारिका एकदम से कांप उठी। विक्रांत अब उसके साथ क्या करने वाला था इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। सहमे हुए कदमों से जब निहारिका ने केबिन में एंटर किया तो विक्रांत एक मिरर के सामने खड़ा अपनी टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। निहारिका को देखते ही वो उसकी तरफ मुड़कर बोला, पता नहीं सोनिया कहाँ गई है, आज मेरी टाई तुम ही बांध दो। निहारिका ये सुनकर हड़बड़ा गई। तभी विक्रांत ने वो टाई अपने गले से निकालकर नीचे रख दी और निहारिका से कहा, ये टाई कुछ मैच नहीं कर रही, तुम्हें क्या लगता है इस शर्ट के साथ सी ग्रीन कलर की टाई होनी चाहिए ना? सी ग्रीन कलर का नाम सुनते ही निहारिका को होटल के बुटीक में हुआ सारा ड्रामा याद आ गया। अब जाकर निहारिका को समझ आया कि विक्रांत ने उससे कार के डैमेज की भरपाई के लिए नहीं बल्कि उस रात हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। उस वक्त विक्रांत के चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल थी। ये स्माइल देखकर निहारिका के होश उड़ गए। ये सच जानने के बाद अब निहारिका क्या करेगी? विक्रांत उससे बदला लेने के लिए आगे किस हद तक जाने वाला था? ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विक्रांत ने इरिटेट होकर निहारिका से कहा, तुम कलर ब्लाइंड हो क्या? सी ग्रीन नहीं पता? लेकिन निहारिका ने इस बार भी विक्रांत की बात को अनसुना कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम पर रखा। पिछले आधे घंटे से विक्रांत निहारिका को टाई बॉक्स में से सी ग्रीन कलर की टाई चूज करके निकालने को बोल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बॉक्स में सारी टाई लगभग उसी कलर की थी और निहारिका जान चुकी थी कि विक्रांत ये सब बस उसे परेशान करने के लिए कर रहा था। फाइनली उसे एक टाई पसंद आ गई, लेकिन निहारिका चैन की सांस ले पाती इससे पहले विक्रांत ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अब यहाँ आकर मुझे जल्दी से ये टाई पहना दो। ये सुनकर निहारिका थोड़ा झिझक गई और मन ही मन बोली, टाई पहना दो? मतलब क्या? मैं इसको टाई कैसे पहना सकती हूँ? और अगर टाई पसंद नहीं आई तो फिर से ये ताने देना शुरू कर देगा। लेकिन फिर विक्रांत का सब्र खोता देख निहारिका ने तुरंत उसके गले में टाई डाल दी और उसे बांधने की कोशिश करने लगी। उस वक्त वो विक्रांत के बहुत नजदीक खड़ी थी और उसे यही बात अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। वो पूरा टाइम बस यही सोच रही थी कि ग्रेजुएशन में इतने अच्छे ग्रेड्स लाने के बाद वो ये कहाँ आकर फंस गई थी और कैसे बेफालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। अचानक से उसका पैर मुड़ गया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। तभी उसने बैलेंस बनाने के लिए विक्रांत की टाई कस के पकड़ ली। विक्रांत ने झुंझलाकर कहा, तुम सीधी खड़ी नहीं रह सकती क्या? निहारिका ने खुद को संभालते हुए टाई तुरंत छोड़ दी। ये देखते ही विक्रांत का पारा चढ़ गया। ये क्या किया तुमने? मेरी टाई पूरी खराब कर दी। अब इसे प्रेस करके ठीक करना पड़ेगा। निहारिका ने डर से नजरें झुका ली। विक्रांत ने उसे कबर्ड से प्रेस निकालने को कहा और खुद जाकर आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपनी टाई टेबल के ऊपर बिछा दी। प्रेस के गर्म होते ही डरते सहमते हाथों से निहारिका ने उसकी टाई को अब प्रेस करना शुरू किया। लेकिन ये सब करते हुए निहारिका को खुद में बहुत छोटा फील हो रहा था। वो ये सब करने यहाँ थोड़ी ना आई थी। तभी विक्रांत ने उससे कड़क आवाज में फिर से कहा, ध्यान से, मुझे जला मत देना। और जवाब में निहारिका ने बस सिर हिला दिया। प्रेस अंदर रखकर वो बस अपनी जान छुड़ाकर यहाँ से भागने के फिराक में ही थी। तभी विक्रांत ने उसे फिर से रोका और अपनी वही खतरनाक स्माइल देते हुए बोला, मुझे अभी मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन मैं 1 घंटे में वापस आकर लंच करूंगा।